नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी महाराज ने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान दोनों के बीच आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रहित मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का स्वागत करते हुए कहा कि संत महात्माओं के आशीर्वाद से समाज में सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही उन्होंने संत परंपराओं की राष्ट्र और समाज के उत्थान में अहम भूमिका को रेखांकित भी किया। तो वहीं उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया है। तो इस दौरान प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता गणेश कोतियाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्रों की मांग के अनुरूप सीबीआई जांच की संस्तुति के साथ भारत सरकार को पत्र लिखा जा चुका है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यदि सभी नेता पहले विचार करते तो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगें होंगी उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में हैं, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर समीक्षा की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि को मानक बनाकर समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की छात्रा की डिग्री न मिलने की शिकायत पर सचिवों को 1 सप्ताह में जांच और रिपोर्ट देने, संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने समेत कई विषयों पर निर्देश देते नजर आए। तो वहीं प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामीण विकास से संबंधित वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। तो इस बैठक में देश भर के कई राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री भी जुड़े और इस दौरान ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, आजीविका संवर्धन और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसको लेकर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत भी कराया है। उत्तराखंड में इस साल 944 मार्ग और 23 पुल भी प्रभावित हुए, जिन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए लगभग 645 करोड़ की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने PMGSY 4 के तहत 212 मार्गों के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत प्रदान करने का भी आग्रह किया है। तो वहीं देहरादून में 6 और 7 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमौली, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की बड़ी संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने का भी अंदेशा है। इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील भी की है। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। बर्फबारी जो है वो 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार नए आयाम गढ़ रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,676 लाख की योजनाओं को स्वीकृति मिली। तो वहीं अपर सचिव अभिषेक रोहिला ने कहा कि सरकार पर्यटन विकास को लेकर संकल्पबद्ध है, जिससे रोजगार, पर्यटकों की संख्या दोनों में वृद्धि होगी। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ न कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। तो इसीलिए जो पर्यटन विभाग है और जो उत्तराखंड सरकार की जो विचार है उसमें यह है कि जो पर्यटन का दायरा है उसको हम और बढ़ाएं, विस्तृत करें, और मात्र कुछ स्थानों पर पर्यटन सिमट के ना रह जाए। उसको जो हमारे दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र हैं या जो नए स्थान हैं जहाँ पे अभी पर्यटकों की संख्या कम है, जो आवागमन कम है, उसके बारे में भी जन जागरूकता बढ़े, लोग वहाँ पर भी आएँ, और इस तरह से पर्यटन का लाभ स्थानीय लोगों को भी हो और जो हमारे अतिथि हैं वो भी आनंदित होकर उत्तराखंड से लौटे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा के साथ सक्रिय हुए साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालु से ठगी करने वाली मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को उड़ीसा, बिहार से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं जांच में 18 बैंक खाते और मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने कहा कि आगे भी साइबर अपराधियों पर ऐसे ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ये लगभग बाबा केदारनाथ के कपाट ओपनिंग के दिन पे ही हमारे पास एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जिसमें जो स्टैंडर्ड जो ठगी इस केदारनाथ धाम में की जाती है कि हेली द्वारा की गई थी, और हेलीकॉप्टर के टिकट दिलाने के नाम पे इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को कांटेक्ट किया। गुजरात बेस्ड वादी था, उनके द्वारा लगभग 2 लाख से साइबर फ्रॉड में एक ट्रेल मिलती है कि यहाँ से कुछ खातों में पैसे जाते हैं, वो खातों से उसको अलग अलग खातों से घुमा के फिर वो मास्टरमाइंड द्वारा उसको विड्रॉ किए जाते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छा काम हमारे उत्तरकाशी थाने द्वारा और इंचार्ज फाटा दिनेश सती द्वारा किया गया। इसमें पूरी लगभग 2 महीने से इसमें ट्रेल निकाल कर जो एग्जैक्ट चोर थे या जो एग्जैक्ट साइबर फ्रॉडिये थे उन तक पहुंचा गया, और उनके घरों से चेकिंग के पश्चात हमें बहुत सारा मटेरियल मिला। इसमें लगभग 18 बैंक अकाउंट्स इनके पास हमें मिले, मोबाइल फ़ोन्स मिले। कुछ मोबाइल फ़ोन्स इन्होंने उससे बचने के लिए तोड़ भी दिए गए, जो हम कोर्ट के माध्यम से अब इनको खोल कर फिर इनमें और ज़्यादा हम एनालिसिस करेंगे। जो एनालिसिस हम इनके बैंक स्टेटमेंट्स की कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें मिल रहे हैं जो हमारे पर्टिकुलर केस को छोड़ के भी अन्य ट्रांजेक्शन किए हुए, तो उन ट्रांजेक्शनों को भी डिटेल निकाली जाएगी, और अन्य कहीं जगह पे भी इनके द्वारा इस तरीके का फ्रॉड किया गया है उसमें भी इनकी जो वारंट बी या एफआईआर की जो कार्रवाई उसके लिए संबंधित पुलिस थाने को हमारे द्वारा सूचित किया गया। तो वहीं मसूरी में भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मसूरी देहरादून मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों की मरम्मतों का कार्य तेजी से जारी है।
तो लोक निर्माण विभाग और मसूरी पुलिस लगातार राहत और बहाली कार्य में जुटे हैं। इनकी सेवा भावना को सम्मान देने के लिए मसूरी होटल एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सराहनीय पहल की शुरुआत की है। पुलिस और निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को कैनोपी छांव देने वाले टेंट यानी प्रदान किए जा रहे हैं। जगह पे काम चल रहा है, सड़क खुल भी गई है और ट्रैफिक की मैनेजमेंट की एक दिक्कत है पूरे मसूरी देहरादून हाईवे पे। तो और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी मनुष्य के लिए धूप में बारिश में खड़े होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है। तो एक हमने कुछ कैनोपियाँ बना के पुलिस विभाग को दी हैं कि जो आपका इनका सिपाही हो या बाई चांस कोई पीडब्ल्यूडी का मेट हो या कोई इनका कोई आदमी हो जो वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए खड़ा रहे, तो उसकी धूप और बारिश से बचाव के लिए ये कैनोपियाँ दी गई हैं। और इसमें व्यापार संघ और मसूरी होटल एसोसिएशन ने मिलकर दी हैं। और हमने कोतवाल साहब से ये भी कहा है कि इसके बाद और भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम उसको भी पूरा करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से मसूरी उत्तराखंड का ड्राइंग रूम है। मसूरी को ठीक रखना किसी भी सरकार का कर्तव्य है। और ये जो आपदा आई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि मसूरी में ऐसा हुआ कि मसूरी की सड़कें सब तरफ से बंद हो गई थी, जिससे बहुत ही विपरीत असर पड़ा है हमारे पर्यटन उद्योग पे। और जब मसूरी में पर्यटन उद्योग को फर्क पड़ता है तो सिर्फ होटल वाले को फर्क नहीं पड़ता, एक छोटे से छोटे दुकानदार को, पटरी व्यवसायी को, कुली को, रिक्शा वाला को, यहाँ तक कि सरकार को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि सरकार के टैक्स रेवेन्यू में भी फर्क पड़ जाता है। और एक जो सरकार की छवि खराब होती है, क्योंकि मसूरी इतना एक प्रख्यात टूरिस्ट जगह है, वो पूरी इमेज का सवाल होता है। तो किसी भी सरकार का दायित्व है कि मसूरी को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना। हम इसी के तहत हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी है और हम कल मुख्य सचिव साहब से भी मिलकर आए हैं। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि मसूरी की सारी सड़कें अतिशीघ्र दुरुस्त करी जाएँ। उत्तराखंड में और देहरादून जिले में हाल ही में आई आपदा से जो नुकसान हुआ है, उससे हमारे मुख्य मसूरी देहरादून मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, मलबा भर गया है, वन वे ट्रैफिक सुविधा लागू की गई है, माननीय मंत्री जी द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो इन सब असुविधाओं को देखते हुए पुलिस बल को सुविधा देने के लिए, जिससे कि पुलिस बल जो है जब वन वे पॉइंट पर खड़ा हो तो वो किसी सुरक्षित स्थान पर हो, धूप से, आंधी से, बारिश से बच सके। तो इसी क्रम में हमारी संस्था मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा और मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से ये कैनोपीज देनी शुरू की गई है। इन कैनोपी से पुलिस बल जो तैनात होगा उसको आराम करने में जब समय मिलेगा, जब वो आराम कर सकता है। टूरिस्ट को एक पॉइंट मिलेगा जो उत्तराखंड पुलिस की जहाँ जहाँ हमारी चौकियाँ नहीं है, वहाँ वो देख सकता है कि अगर उत्तराखंड पुलिस की कैनोपी लगी हुई है, अगर टूरिस्ट को कोई सुविधा चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो इन सब सुविधा सहायताओं को देने के लिए, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो पर्यटक भाई हो, चाहे वो स्थानीय निवासी हो, हमारे द्वारा पहल ली गई है। तो उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की 2 दिवसीय लोक सुनवाई हल्द्वानी में शुरू हो गई। वहीं अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यारी ने छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों से सीधे संवाद किया। साथ ही प्रतिभागियों ने पारदर्शिता, सख्त निगरानी, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। इसी को लेकर आयोग ने आश्वासन भी दिया है कि सभी सुझाव सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। 21/9/2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी। इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, और इसीलिए ये ओपन हाउस रखा गया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, अभिभावक हैं, उन सभी से ये पूछा जाएगा, उनके विचार लिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में सुधार कैसे हो सकता है, और तदनुसार एट लास्ट सर फिर अपनी रिपोर्ट इसमें राज्य सरकार को सौंपेंगे। आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम जो है इनके सम्मुख रख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद आया उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने
नोट डाउन किया और उसको रिटर्न में भी मांगा है। तो हम उनको उनकी मेल आईडी जो इन्होंने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास सबूत भी हो तो सेक्रेटरी जांच-आयोग@gmail.com पर वो सुझाव भी दे सकता है। और उन सुझाव जो हमारे पास है, हमारे पास जो तथ्य है, हम इनको अभी रिटर्न में दे रहे हैं। और इसमें हमें उम्मीद है कि ये जल्द 10 दिनों के भीतर जो ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है, इसको रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करेंगे। तो वहीं मां मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर लघु व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पर इस दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री धामी से दोबारा कारोबार की अनुमति और न्यायपूर्ण समाधान की मांग की। तो साथ ही प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि भगदड़ प्रकरण के बाद हटाए गए विक्रेताओं को अब तक कारोबार शुरू करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते व्यापारी चाहते हैं कि अन्य सिद्धपीठों की तरह यहां भी व्यवस्थित प्रबंध के तहत कारोबार हो। मनसा देवी जो भगदड़ हुई थी और भगदड़ के बाद में जो वहाँ से दुकानदार थे, स्थानीय नागरिक थे, और ये जोगिया मंडी है, जोगिया मंडी के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, सब लोग फूल प्रसाद बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। और भगदड़ के बाद में इनकी दुकानें नहीं लगने दी जा रही। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जहाँ पूर्णागिरी में एक व्यवस्था बना रखी है, नीलकंठ में व्यवस्था बना रखी है, बद्रीनाथ में बना रखी है, केदारनाथ में बना रखी है, तो मनसा देवी, चंडी देवी पे क्यों नहीं है? तो आने वाले दिनों में जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं उनके लिए विकल्प दिया जाए, चाहे वो जाने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए, चाहे आने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए। उनको रोजगार से आप वंचित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आप किसी को रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। हमारा भारत का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि रोजगार करना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुक्रवार सुबह बहती हुई गंगा के बजाय सूखी नदी देखने को मिली और उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही है। सिंचाई विभाग ने हर साल की तरह इस साल भी साफ सफाई और मरम्मत के काम के लिए ऊपरी गंगा नहर को बंद कर दिया है। इससे नदी में पानी बहुत कम रह गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुक्रवार सुबह बहती हुई गंगा के बजाय सूखी नदी देखने को मिली। उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। सिंचाई विभाग ने हर साल की तरह इस साल भी साफ सफाई और मरम्मत के काम के लिए ऊपरी गंगा नहर को बंद कर दिया है। इससे नदी में पानी बहुत कम रह गया है। दशहरा के बाद दिवाली तक लगभग 3 हफ्ते के लिए नहर को बंद कर दिया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा की अर्धरात्रि यानी 2 और 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि को नहर को बंद किया गया है। और इसको बंद करने का कारण ये है कि ये नहर पूरे वर्ष भर चलती रहती है और इसके अनुरक्षण के लिए बहुत कम अवधि मिल पाती है, जो दशहरा से और छोटी दिवाली के मध्य इस बार 19 से 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक ये बंद रहेगी। 19-20 अक्टूबर की मध्य रात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। इस अवधि में इसके अनुरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। इस बार भारी बारिश हुई है, उसमें भारी मात्रा में सिल्ट आई है। सिल्ट की जो ठेक जम गई है उनको उठाया जाएगा। बड़ा भारी यहाँ पर कांवड़ मेला हर बार लगता है, तो कांवड़ मेले के दौरान जो कांवड़ के टुकड़े, अन्य प्रकार के कपड़ों इत्यादि की जो गंदगी के ढेर हो जाते हैं उनको बिल्कुल नहर से बाहर निकाला जाएगा और मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। पवित्र स्नान और अनुष्ठान के लिए हर की पौड़ी पहुंच रहे श्रद्धालु हैरान परेशान हैं, क्योंकि पानी की कमी के साथ साथ उन्हें गंगा नदी में गंदगी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या है, गंदगी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। पानी साफ नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है और पानी भी नहीं है, पानी ना के बराबर है, जिससे स्नान करना और अस्थि विसर्जन, फूल विसर्जन करना बड़ा कठिन हो रहा है। मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पानी अभी स्वच्छ है नहीं और पानी अब काफ़ी गंदा हो चुका है यहाँ काफ़ी, और यहाँ पानी की कमी भी आ चुकी है। परेशानी हो रही है। कल आके देखा तो जल ही नहीं है गंगा जी में, तो ज़्यादा असुविधा हो रही है। स्नान करने आप लोग आए थे? हाँ जी, परिवार के साथ। गंगा पानी जल ही नहीं है गंगा जी में। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूजा अर्चना और अनुष्ठान के लिए हर की पौड़ी आने वाले श्रद्धालुओं को पानी की कमी महसूस न हो। उनका कहना है कि गंगा नदी को साफ रखने के लिए रखरखाव का काम भी जरूरी है। तो चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।